हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों 28 मार्च को एक न्यूज आती है कि गोल्डमैन सैक्स ने अपने किसी क्लाइंट के लिए एक बहुत बड़ी सेलिंग की है और ये सेलिंग की वैल्यू थी करीब 10 बिलियन यूएस डॉलर्स, यानी कि करीब 70,000 करोड़। इतनी बड़ी सेलिंग कोई साधारण बात नहीं थी और इसे अनप्रेसिडेंटेड कहा जा रहा था, यानी कि नेवर बिफोर। और एक यूएस बेस्ड पोर्टफोलियो मैनेजर ने यह स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने अपने 25 साल के ट्रेडिंग कैरियर में इस तरीके की सेलिंग नहीं देखी है, यानी कि इतने कम टाइम में इतनी बड़ी सेलिंग उन्होंने जिंदगी में नहीं देखी है। इस खबर के आने के बाद तरह तरह की अटकलें लगाने लगे लोग और ये बात भी आने लगी कि कहीं ये लेमन ब्रदर्स की तरह कोई इंसिडेंट तो नहीं है। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो 2008 में जब लेमन ब्रदर्स का कोलैप्स हुआ था तो उस दौर में इसी तरीके की सेलिंग्स कर रहे थे और काफी सारी बैंक्स अपनी पोजीशंस को इसी तरीके से जल्दी जल्दी एग्जिट कर रहे थे। लोगों ने जब इस सेलिंग के पैटर्न को एनालाइज करना शुरू किया तो ये पाया कि कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स में ही सेलिंग हो रही थी और इनमें से ज्यादातर स्टॉक्स या तो मीडिया कंपनी के थे या कुछ चाइनीज टेक स्टॉक्स थे और इन सभी सेलिंग के तार एक कंपनी के साथ जुड़ रहे थे जो कि एक हेज फंड था और उसका नाम था आर्किगोस कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी। इसके करीब 2 दिन के बाद सारा माजरा खुलकर सामने आया और लोग ये जानकर हैरान हो गए कि कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक को जो टोटल लॉस हुआ है इसकी वजह से वो करीब बनता है 10 बिलियन यूएस डॉलर्स, यानी कि 70,000 करोड़ रुपीस का उन बैंक्स को लॉस हुआ है। इसमें से जो सबसे ज्यादा लॉस हुआ वो क्रेडिट स्विस बैंक को हुआ और उन्हें करीब 5 बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ। नोमुरा को भी करीब 2 बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ और बाकी बैंक्स को भी लॉसेस हुए, लेकिन उनका जो लॉस का अमाउंट था वो कंपैरेटिवली कम था। इन सभी बैंक्स में से जो सबसे तेज और स्मार्ट निकला वो था गोल्डमैन सैक्स। उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी पोजीशंस को एग्जिट करके अपने लॉस को काफी हद तक मिनिमाइज कर लिया। तो कौन था वो आदमी जिसने बैंकों को इतना बड़ा चूना लगाया और क्यों लोगों को कानों कान खबर नहीं मिली इतनी बड़ी पोजीशंस के बनने और निकलने के बावजूद? ये सारा खेल मैं आपको समझाऊंगा काफी आसान भाषा में ताकि हम में से हर कोई इसे समझ सके। इस खेल को समझना और जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल ये खेल हमारे साथ भी हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। तो इस सारे खेल के पीछे जो मेन प्लेयर था उसका नाम था बिल हुआंग और वो आर्किगोस कैपिटल मैनेजमेंट का प्रमोटर है। तो आर्किगोस कैपिटल मैनेजमेंट ने कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स में बहुत बड़ी पोजीशंस बना दी और ये स्टॉक्स मेनली मीडिया सेक्टर के थे और कुछ चाइनीज टेक स्टॉक सेक्टर के थे और एक अनुमान के मुताबिक उन्होंने जो पोजीशन बनाई उसका साइज था करीब 100 बिलियन यूएस डॉलर्स। और आश्चर्य की बात यह है कि जो उन्होंने पोजीशंस बनाई वो इतनी बड़ी पोजीशंस थी जो कि उनके टोटल कैपिटल से भी कई गुना ज्यादा थी। यानी कि मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं और आपने 50 रुपए या 100 रुपए की पोजीशंस बना दी। तो इसमें से जो मेन स्टॉक्स की होल्डिंग्स उनके पास थी मैं उनका नाम आपके साथ शेयर करता हूं। इसमें थी वायोकॉम सीबीएस, डिस्कवरी, बायडूज एंड टेंसेंट। तो अगर आप इन स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 2-3 महीनों से इस स्टॉक में एक जबरदस्त उछाल हमें देखने को मिल रहा था और इन स्टॉक के प्राइसेस 50 से 100% तक बढ़ चुके थे पिछले 1-2 महीने में। तो प्लान तो बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन एक चीज ने काम बिगाड़ दिया। क्या थी वो चीज? देखिए दोस्तों, जैसे हमारे मार्केट्स में लगातार आईपीओज आ रहे हैं, लगातार स्टॉक ऑफर्स आ रहे हैं, उसी तरीके से यूएस मार्केट्स में भी यही खेल चल रहा है और पूरी दुनिया में ये खेल चल रहा है क्योंकि इस पूरे दुनिया के स्टॉक मार्केट्स को 15-20 एफआईआईज ही कंट्रोल करते हैं। तो कहानी ये है कि वायोकॉम सीबीएस ने यूएस मार्केट्स में एक स्टॉक ऑफर्स लाया क्योंकि प्रमोटर्स को लगा कि इस बुलिश सेंटिमेंट का फायदा उठाकर हम मार्केट से कुछ पैसा उठा सकते हैं और उनका जो स्टॉक ऑफर था वो काफी बड़ा था, करीब 3 बिलियन यूएस डॉलर्स का। तो उन्होंने जो ऑफर दिया था वो ये था कि $100 का स्टॉक वो $85 में ऑफर कर रहे थे, यानी कि उस वक्त
जो स्टॉक का प्राइस था वो $100 चल रहा था और कंपनी ने कहा कि अगर आप हमारे स्टॉक को हमसे खरीदना चाहते हैं तो आप $85 में खरीद सकते हैं, यानी कि 15% डिस्काउंट में खरीद सकते हैं। स्कीम तो अच्छी थी, लेकिन दोस्तों यही स्टॉक एक साल पहले 15 रुपीज में ट्रेड हो रहा था और अब वो बढ़कर 100 रुपीज हो गया था, जो कि काफी ज्यादा ओवर वैल्यू टेरिटरी में था। दोस्तों मार्केट में अगर 80% लोग बेवकूफ होते हैं जो बिना वैल्यू देखे स्टॉक को खरीदते हैं, तो 20% लोग समझदार भी होते हैं। और हुआ ये कि ये स्टॉक ऑफर फेल हो गया और इसका परिणाम ये हुआ कि स्टॉक का भाव बहुत तेजी के साथ गिरने लगा और कुछ ही दिनों में इसका स्टॉक 55% गिर गया। इमेजिन करिए आपने एक स्टॉक को 90 रुपीज 100 रुपीज में खरीदा और वो कुछ ही दिनों में 55 रुपीज हो गया, तो आपको कैसा लगेगा? जैसे जैसे वायाकॉम सीबीएस के स्टॉक गिरने लगा, उसी के साथ साथ बाकी मीडिया के स्टॉक्स भी गिरने लगे। लोगों ने डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू किया और रियलाइज कर लिया कि ये सेलिंग आर्केगोस कैपिटल के कारण ही हो रही है और उस कंपनी के बास्केट में जितने भी स्टॉक्स थे उनके प्राइसेस तेजी के साथ गिरने लगे। आर्केगोस कैपिटल ने खतरे को समझा और उन्होंने अपनी कुछ पोजीशंस लाइट कर दी, यानी कि एग्जिट कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पास काफी बड़ी होल्डिंग मौजूद थी। लेकिन अब तक उनके इतने लॉसेस हो गए थे कि उनके जितने कैपिटल था उससे ज्यादा लॉस हो गया था। यानी कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, लेकिन आपके जो लॉसेस हैं वो 200-300 रुपए तक हो गए हैं। अब नौबत ये आ गई कि आर्केगोस कैपिटल ने कहा भैया हमारे पास तो पैसे नहीं है, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो बैंकों का पैसा डूबा, बैंकों के जो HNI क्लाइंट्स थे उनका पैसा डूबा। तो ये लोग तो किसी तरीके से संभल जाएंगे, लेकिन जो रिटेलर्स और रॉबिनहुड ने मीडिया खबरें या न्यूज़पेपर टीवी चैनल्स की खबरों को पढ़ के या सुन के वायाकॉम के शेयर खरीदे, उनको काफी बड़ा झटका लगा। अब दोस्तों आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। उसमें से पहला प्रश्न यह है कि बैंकों ने इस आदमी को इतनी बड़ी पोजीशंस क्यों खड़ी करने दी? देखिए दोस्तों, यही चीज मैं बार बार अपने वीडियो में आपको बताने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। आइए दोस्तों, ये सारा खेल मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले बैंक और जो स्टॉक कंपनी के प्रमोटर है उनके बीच में यह तय होता है कि इस स्टॉक को या इस सेट ऑफ स्टॉक को डबल या ट्रिपल करना है। खेल शुरू होने से पहले बड़ी बड़ी पोजीशंस बनाई जाती है और फिर प्लेयर्स मैदान में उतरते हैं, जैसे कि बिल वांग और उनकी कंपनी। इसके बाद खेल शुरू होता है और मीडिया के थ्रू तरह तरह की न्यूज़ फैलाई जाती है, रूमर्स फैलाई जाती है, ताकि रिटेलर्स को, रॉबिनहुड्स को इन्फ्लुएंस किया जाए। और ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं कि कंपनी का रेवेन्यू 2 साल में इतना हो जाएगा, इसका प्रॉफिट इतना हो जाएगा, इसका इस कंपनी के साथ मर्जर हो जाएगा, इस सेक्टर में इतनी ग्रोथ होगी। तरह तरह की खबरें फैलाकर उनके माइंड को वॉश किया जाता है। इसके बाद IPOs, FPO और स्टॉक ऑफर्स लाए जाते हैं ताकि रिटेलर्स को उसमें फंसाया जा सके और ठीक एंड मौके पर ये प्लेयर्स अपनी पोजीशंस को एग्जिट करके निकल जाते हैं। और फंसता कौन है? आम आदमी, रिटेलर, रॉबिनहुड। दूसरा जो प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि एक कंपनी ने इतनी बड़ी पोजीशंस इतने बड़े बड़े स्टॉक्स में बना दी तो लोगों को पता क्यों नहीं चला? उसका कारण है कि आर्केगोस कैपिटल ने एक्चुअली इन स्टॉक्स में पोजीशंस नहीं बनाई थी, यानी कि डायरेक्ट स्टॉक की होल्डिंग उनके पास नहीं थी। उन्होंने इनडायरेक्टली इन स्टॉक्स में पोजीशंस बनाई थी वाया CFDs, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस। देखिए दोस्तों, CFDs जो होते हैं वो ऑप्शंस की तरह ही होते हैं, थोड़े थोड़े। मैं एग्जांपल्स के साथ इसे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आप अपने ब्रोकर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपको TCS का स्टॉक 2000 रुपीज में खरीदना है, तो ब्रोकर आपके नाम की एक एंट्री कर देता है कि आपने 2000 रुपीज में इस स्टॉक को खरीद लिया। एक्चुअली वो स्टॉक खरीदकर आपको नहीं देगा। हो सकता है वो स्टॉक खरीदकर अपने नाम पर अपने अकाउंट में ही रख ले। अब 2 चीजें हो सकती हैं, या तो 2000 रुपीज का स्टॉक 2100 हो जाए या 1900 हो जाए, यानी कि स्टॉक का प्राइस ऊपर चले जाए या नीचे चले जाए। मान लीजिए TCS का स्टॉक 2000 से बढ़कर 2100 रुपीज हो जाता है, तो आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट है, तो वो
आपको वो प्रॉफिट आपके हाथ में दे देगा अगर आप पोजीशन को एग्जिट करते हैं। वहीं अगर उसका भाव गिर के 1900 हो जाता है तो वो आपको जाके बोलेगा आपकी पोजीशंस में 100 रुपीज का लॉस है और आप 100 रुपीज उस ब्रोकर को दे देंगे। तो आपका जो डिफरेंस होता है स्टॉक प्राइस का आपके पोजीशन बनाने के बाद, वही आपको मिलता है या आपको पे करना पड़ता है। ब्रोकर CFDs को इसलिए करते हैं क्योंकि उस पर वो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हैं और जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो कस्टमर को पास कर देते हैं। तो CFD इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर एंड द ब्रोकर, और CFD OTC में चलते हैं और इस वजह से इनकी रिपोर्टिंग नहीं की जाती है। तो अगर आप इस केस में देखें तो इतनी बड़ी जो पोजीशंस बिल हुआंग ने खड़ी की, वो दरअसल उन्होंने स्टॉक्स को डायरेक्टली नहीं खरीदा, यानी कि स्टॉक में उनकी ओनरशिप थी ही नहीं। इस वजह से किसी को पता नहीं चल पाया कि उन्होंने इतनी बड़ी पोजीशंस इन स्टॉक्स में खड़ी कर दी है। तो CFD का इस्तेमाल करके आप अपने कैपिटल से भी ज्यादा की पोजीशंस खड़ी कर सकते हैं अगर आपका ब्रोकर आपको अलाउ करता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में CFDs अलाउड नहीं है, लेकिन US मार्केट्स में CFDs काफी ज्यादा पॉपुलर है। एक और वजह जिसकी वजह से उनकी पोजीशंस का लोगों को पता नहीं चल पाया, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया था, जिसे हम कहते हैं फैमिली फंड, उस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया था। और इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपकी जो रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी सी वीक होती है। तीसरा प्रश्न जो आपके मन में उठ रहा होगा कि जब लॉसेस होने शुरू हुए तो बैंकों ने उस पोजीशन को क्यों नहीं काटा। देखिए दोस्तों, ये जो बिल हुआंग और हर्षद मेहता टाइप लोग होते हैं, ये बड़े बड़े लोग या बड़ी बड़ी कंपनी के इशारे पर काम करते हैं और उनके साथ उनकी साठगांठ होती है। और यही कारण है कि उनको पोजीशंस बनाने दिया गया और उनको पोजीशंस को कंटिन्यू करने दिया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के कंबाइंड इंटरेस्ट शामिल थे। अगर बैंक चाहते तो टाइमली मैनर में पोजीशंस को एग्जिट कर देते, जैसा कि आपके और हमारे साथ होता है, लेकिन ये एक हैंड इन ग्लव ऑपरेशंस था। इस वजह से इसे इतनी देर तक कंटिन्यू करने दिया गया। दोस्तों, अब मैं आपको विल हुआंग के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं। दोस्तों, इस आदमी ने 2009 में भी इसी तरीके का एक घोटाला किया था और US की जो सेबी होती है SEC, उसने उस पर फाइन लगाया $44 मिलियन का, और उसने अपने फाइन को पे करके अपना सेटलमेंट कर लिया, यानी कि कमाया 100 मिलियन 200 मिलियन और उसका 1% देकर अपना सेटलमेंट कर लिया, अपना पाप धो लिया। 2013 में एक बार फिर वो इस धंधे पर आ गया और उसने जो ये प्रेजेंट कंपनी है आर्किगोस कैपिटल मैनेजमेंट नाम की कंपनी बनाई और एक बार फिर मार्केट्स में एक्टिव हो गया। और जिस दिन उसने ये कंपनी बनाई, वॉल स्ट्रीट के सारे बैंक्स उसके दरवाजे के सामने खड़े हो गए और हाथ पांव जोड़ने लगे कि आप आकर हमारे बैंक में अकाउंट खोलिए। और अगर आप देखें तो उसके अकाउंट लगभग हर लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंक के यहां ऑपरेशनल थे। दोस्तों, एक कहावत है, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक कोशिश की, आपको ये समझाने की और बताने की कि किस तरीके से मार्केट में कदम कदम पर खतरे हैं, कदम कदम पर स्कैम है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे, अगर आप कॉशियस नहीं रहेंगे, तो आपकी जो मेहनत की कमाई है वो किसी भी दिन डूब सकती है। तो दोस्तों, क्या आप मुझसे ये शेयर करना पसंद करेंगे कि इस पूरी कहानी को सुनकर आपने क्या सीखा? तो इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, और पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।